आधी रात को एक घायल आदमी पुलिस से भागते हुए शहर की सड़कों पर दौड़ रहा था। वो एक अंधेरी गली में गिर पड़ा और हंसते हुए बोला, शायद अब मैं नहीं बचूंगा। अचानक उसका बहा हुआ खून हवा में तैरने लगा। एक मिस्ट्रीज हुड पहने शख्स उसके सामने आया और बोला, मैं तुझे जिंदा रख सकता हूँ, लेकिन बदले में तुझे मेरी वफादारी की कसम खानी होगी। मैच के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने हामी भर दी। तभी उस अजनबी ने अपनी ताकत से मैक को उठाया और समझौता फाइनल किया। मैच का शरीर चमकने लगा और वो दर्द से चीख उठा। कुछ देर बाद जब पुलिस गली में पहुंची तो उन्हें बस दीवार पर फैला हुआ खून मिला। जल्दी ही शहर में अफरा तफरी मच गई। राक्षसों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। हुड वाला शख्स शांति से ये सब देख रहा था और दूर जेक आग की लपटों में चीख रहा था। लेकिन ये सब असलियत नहीं थी, ये एक भिक्षु चान की एक भविष्यवाणी थी। वो तुरंत अपना सामान समेटता है और अपने गुरु से कहता है, वो नेक्रोमेंसर धरती पर लौट आया है, मुझे जाना होगा, उसे रोकना होगा। इसी बीच जेक और उसका परिवार बैंकॉक छुट्टियां मनाने पहुंचते हैं, लेकिन जेक लगातार काम के फोन उठाता रहता है। उसकी पत्नी उसे मजाक में डांटती है, फैमिली को समय दो वरना ये छुट्टियां बेकार जाएंगी। जेक मुस्कुराते हुए वादा करता है कि वो सुधर जाएगा। उसे अपने पुराने पुलिस वाले दिन याद आ जाते हैं। तभी पलटकर देखते हैं उनकी बेटी लू गायब है। दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। आखिरकार वो लू को एक पुल पर चान के साथ बातें करते हुए देखते हैं। वे लू को डांटते हैं और चान को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन चान उन्हें चौंका देता है। वो पहले से ही जेक का नाम और चेहरा जानता है। चान कहता है, हमारी मुलाकात किस्मत थी। तुम हो खून के छांव तले जन्मे इंसान, यानी गेट्स का रक्षक। तुम्हें बड़े इम्तिहान झेलने होंगे और सब कुछ खो दोगे। जेक उसे पागल समझकर परिवार के साथ चला जाता है। कुछ देर बाद मॉल में लू आइसक्रीम गिरा देती। उसकी माँ उसे वॉशरूम ले जाती है। उसी समय वहां मैक पहुंचता है। वो भीड़ में टकराकर एक आदमी को लॉलीपॉप पकड़ा देता है और फिर गन निकालकर अचानक लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। भीड़ चीखते चिल्लाते बाहर भागने लगती है। जेक अपनी पत्नी और बेटी को बाथरूम में छुपा देता है और खुद मदद करने निकल पड़ता है। पुलिस ऑफिसर एरिड भी मौके पर पहुंच जाता है। जेक धीरे धीरे लोगों को छुपकर रहने की सलाह देता है। मैच को अचानक एक खून से सनी गुड़िया दिख जाती है और उसका ध्यान वहीं अटक जाता है। मौका पाकर जेक सामने आता है और चिल्लाता है, गन नीचे रखो वरना गोली मार दूंगा। मैक बेफिक्री से मुस्कुराता है। वो गुड़िया से बच्ची जैसी आवाज निकालकर जेक का मजाक उड़ाता है। जेक गुस्से से कहता है, आखिरी बार कह रहा हूं, सरेंडर करो। लेकिन तभी मैक अचानक गोलियां चला देता है। जेक को तुरंत छिपना पड़ता है। पास ही एक छोटी लड़की छुपी हुई मोबाइल से कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मैच बेरहमी से उसे गोली मार देता है। बाहर पूरा इलाका पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घेर लिया था। जेक मैक को पागल कहकर उकसाता है ताकि वो फिर से गुड़िया से बात करे। जैसे ही मैक का ध्यान बढ़ता है, जेक बाहर आकर गोली चला देता है। मैच घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसी वक्त एरिड पीछे से आता है, लेकिन मैक पर कोई असर नहीं। वो हंसते हुए जेक का शुक्रिया अदा करता है। अब रिवाज पूरा हो गया, तुम ही हो कीपर। अचानक मैक का शरीर जलने लगता है और वो धमाके के साथ फट पड़ता है। पूरा बिल्डिंग हिल जाती है। ऊपर उठते धुएं में एक विशाल खोपड़ी बनती है और आग की लपटें पूरे शहर की ओर फैल जाती हैं। प्रैंक बाथरूम से लू को खींचकर बाहर लाती है। दोनों भागते हैं, लेकिन बाहर बस टकराती दिखती है और लोग पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि एक फायरमैन भी किसी को चाकू मार देता है। मजबूर होकर दोनों वापस मॉल के अंदर भागते हैं। धीरे धीरे छुपते हुए चलते हैं और देखते हैं कि एक आदमी लगातार किसी का सिर काउंटर पर पटक रहा है और फ्रंट डेस्क पर एक लाश पड़ी है। अचानक एक सनकी आदमी कोना काटकर उन पर हमला करने आता है। प्रैंक तुरंत एक मैनेकिन उस पर फेंकती है और फिर प्लास्टिक के हाथ से उसके सिर पर वार करती है। इसके बाद प्रैंक और लॉ एस्केलेटर से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन ऊपर से और पागल लोग उनका पीछा करने लगते हैं। प्रैंक लॉ को एस्केलेटर के किनारे पर बैठाकर स्लाइड करवा देती है, जबकि वो खुद सीढ़ियों से नीचे आती है और मैनेकिन का हाथ घुमाकर दुश्मनों से लड़ती जाती है। लू अगले फ्लोर पर पहुंचती है, तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है। घबराई हुई प्रैंक झटपट एक दुश्मन को गिराती है और दूसरे हमलावर को मारकर अपनी बेटी को छुड़ा लेती है। दोनों भागते भागते आखिरकार पीछे का दरवाजा ढूंढ लेते हैं। वहीं एक बस आकर रुकती है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर बाहर आता है, एक और पागल उस पर हमला कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रैंक लू को लेकर भागना चाहती है, लेकिन हर तरफ हिंसा, हथियार, आग और कार दुर्घटनाएं दिखती हैं। काफी भाग दौड़ के बाद वो एक किराना स्टोर में छिप जाते हैं। प्रैंक का मोबाइल बंद हो चुका है। वो धीरे धीरे काउंटर पर रखी लाश को नजरअंदाज करते हुए स्टोर का फोन इस्तेमाल करने जाती है, लेकिन वो भी बंद मिलता है। तभी एक राक्षसी आदमी दुकान में दाखिल होता है। वो कुछ सामान फेंककर काउंटर पर पड़ी लाश को चेक करता है और फिर जगह जगह तलाश शुरू करता है। लू छिपकर इधर उधर घूमती है। दुर्भाग्य से बाहर खिड़की से एक लाश टकराती है और लू डरकर हाँफ उठती है। तुरंत वो शख्स उसे देख लेता है और हमला करने आता है, लेकिन तभी प्रैंक पीछे से उस पर वार करके उसे गिरा देती है। उसी समय जेक और एरिड होश में आते हैं। दोनों हैरान होते हैं कि इतने बड़े धमाके के पास होने के बावजूद वो कैसे बच गए। चारों तरफ देखते हैं तो कोई लाश भी नजर नहीं आती। जेक को दूर एक आदमी खड़ा दिखता है, लेकिन पल भर में गायब हो जाता है। एरिड को कुछ खून के धब्बे दिखते हैं और वो बहुत पुराने लगते हैं।
तभी आवाज सुनकर दोनों आगे बढ़ते हैं और एक औरत को चाकू लिए देखते हैं। वो जैसे ही पलटती है उसका चेहरा राक्षसी नजर आता है। वो कूदकर एरिट पर टूट पड़ती है और उसे चाकू से मार देती है। जैक तुरंत गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और औरत अब जेक पर हमला कर देती है। यहीं से भयंकर लड़ाई शुरू होती है। काफी जद्दोजहद के बाद जैक उस औरत के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो भागकर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन औरत जल्दी ही संभल जाती है और उसे ढूंढने लगती है। अचानक उसके हाथ पांव लंबे हो जाते हैं और वो छत पर चढ़कर रेंगने लगती है। जेक बार बार छिपने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार औरत उसे पकड़ लेती है और घसीटकर बाहर खींच लेती है। जेक उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दैत्यनुमा औरत उसका हथियार छीन लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। किसी तरह जेक हिम्मत जुटाता है, पलटवार करता है और उसे धक्का देकर दूर कर देता है, फिर तुरंत भाग जाता है। वह बाथरूम की ओर दौड़ता है, लेकिन वहां अपनी फैमिली नहीं पाता। बाकी मॉल में खोजते समय उसे पता चलता है कि सारी खाने पीने की चीजें सड़ चुकी हैं। उसी वक्त वो औरत फिर से उस पर हमला करती है। जेक पास की कुर्सी उठाकर उस पर मारता है और भागने की कोशिश करता है, मगर औरत उसका रास्ता रोक लेती है। मजबूरी में जेक पास लटक रही तारें खींचकर औरत के चारों ओर लपेट देता है और सजावट के सामान से बांध देता है। वो उस पर कई वार करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। आखिर में जेक फैसला करता है कि उसे वहीं छोड़कर निकल जाना बेहतर होगा। दूसरी ओर प्रैंक और लू स्टोर से निकलकर बस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। दोनों छिपकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमी उनका रास्ता रोक लेता है, तो वो बस के नीचे रेंगकर निकल जाते हैं। लू देखती है कि पास ही एक गाड़ी में कुछ सामान्य लोग बैठे हैं और उन्हें इशारा कर रहे हैं। सही मौका देखकर दोनों उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। ड्राइवर बताता है कि बस तो चल सकती है, लेकिन चाबी बाहर गिर गई है और कोई भी उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। प्रैंक बाहर भागकर जल्दी से चाबी उठा लेती है, लेकिन वापस बस में चढ़ने ही वाली होती है कि दो पागल जैसे आदमी उसे पकड़कर खींच लेते हैं। लू चीखते हुए माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिसल जाती है। तभी बस के एक यात्री हिम्मत दिखाकर बाहर आता है और उन आदमियों से लड़कर प्रैंक को छुड़ा देता है। प्रैंक वापस लू के पास पहुंचती है और ड्राइवर को चाबी दे देती है। बस आखिरकार चल पड़ती है, लेकिन दोनों देखती हैं कि जिसने उन्हें बचाया था वो उन पागल आदमियों के हाथों मारा जाता है। बस ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि रास्ता छोड़ी हुई गाड़ियों से भरा है। मजबूरन प्रैंक और लू को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ देर बाद वो अपने होटल पहुंचती हैं और वहां भी जगह जगह लाशें पड़ी मिलती हैं। ऊपर जाते हुए वे देखती हैं कि एक आदमी एक औरत से लड़ रहा है और फिर उनकी तरफ बढ़ता है। प्रैंक लगेज ट्रॉली को ढाल बनाकर उस आदमी को धक्का देती है और गिरा देती है। कॉरिडोर के आखिर में एक और आदमी आता है तो प्रैंक बोतल उठाकर उस पर मारती है और किसी तरह लू के साथ अपने कमरे तक पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेती है। खिड़की से झांकती है तो पूरा शहर आग की लपटों में नजर आता है। वो कमरे का फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन काम नहीं करता। उधर मॉल में जेक घूमते हुए नोटिस करता है कि सारी स्क्रीनें गड़बड़ा रही हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो औरत बंधनों से आजाद होकर फिर से उसकी तलाश में है। वो खून से लथपथ दीवार के पास जाती है और उसमें समा जाती है। जेक भी हिम्मत करके उसके पीछे पीछे उस अजीब पोर्टल से अंदर चला जाता है। यह पोर्टल उसे सीधा बस स्टेशन पहुंचा देता है, जो अब खाली पड़ा है। ऊपर नजर डालते ही जेक दंग रह जाता है। एक विशालकाय दानव इमारत की छत पर बैठा है और अब उसकी तरफ आ रहा है। वो राक्षस हर कदम पर बसों को कुचलता जाता है। जेक जितनी तेज भाग सकता है और दानव इमारतें तोड़ते हुए उसका पीछा करता है। एक गली में घुसने पर जेक फंस जाता है। पीछे से इमारतें ढह रही हैं, इसलिए लौट भी नहीं सकता। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है और चान उसे खींचकर अंदर ले जाता है। अब जेक को पता चलता है कि वो एक वैकल्पिक हकीकत में आ गया है, जिसका नाम है हिंड्रेंस। यह वह क्षेत्र है जो स्वर्ग और नरक के बीच स्थित है। यह उन आत्माओं का स्थान है जो अपने रास्ते से भटक गई हैं और जेक वहां अपने कर्मों के लिए जवाबदेह है। मदद करके रिचुअल पूरा करने पर जेक ने नरक के दरवाजे खोल दिए और पृथ्वी पर राक्षसों को छोड़ दिया। मेक को मैनिपुलेट करने वाला व्यक्ति था चान का पिता विचीन, एक बहुत शक्तिशाली नेक्रोमैंसर जो फिर से लौटने की कोशिश कर रहा है। चूंकि जेक ने गेट खोला, उसके पास इसे बंद करने की शक्ति भी है। यही कारण है कि उसे कीपर कहा जाता है। यह उसकी नियति है, क्योंकि वह रक्त चंद्रमा के दौरान जन्मा और उसकी माँ इसी प्रक्रिया में मर गई। जेक कुछ भी नहीं समझता और केवल अपने परिवार की परवाह करता है। इसलिए चान बताता है कि गेट को बंद करके वह अपने परिवार और बाकी दुनिया को बचा सकता है। उन्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि हर आत्मा को खाने के साथ राक्षस और मजबूत होता जाता है। पहला कदम है मेक को ढूंढना। जैसे ही जोड़ी उनकी खोज शुरू करती है, चान और कहानी शेयर करता है। विचिंग पहले एक बहुत लालची साधु था, जिसने अपने मास्टर की स्क्रिप्चर्स चुरा ली थी। इससे उसकी आत्मा भ्रष्ट हो गई और उसका मानव शरीर नष्ट हो गया। विचिंग ने अपने बेटे का शरीर कब्जा करके पाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने रिचुअल को बाधित कर दिया और उसे गिरा दिया। इसके बाद विचिंग की आत्मा इस वास्तविकता से निष्कासित हो गई। इस असफल पोजेशन ने चान को आत्मा ऊर्जा अवशोषण और वास्तविकता के बीच यात्रा करने का ज्ञान दे दिया। कहानी बीच में रुकती है जब जेक देखता है कि छत पर एक महिला राक्षस द्वारा कोने में फंसी है।
चान कहता है कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन जेक फिर भी उसकी मदद करने भागता है। जब चान उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो वह भी एक राक्षस द्वारा रोक दिया जाता है। जेक छत तक पहुंचने से पहले एक क्रोबार उठा लेता है और वहां कई राक्षसों का सामना करता है। तेज मूवमेंट्स के साथ वह उन्हें एक एक कर मारता है और गिरा देता है। फिर जेक महिला को चेक करता है और पहचानता है कि वह भी उन सभी विक्टिम्स में से एक है। वह रोती है और याद करती है कि क्या हुआ था और पछताती है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात नहीं की और स्वीकार करती है कि उसने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ धोखा किया। यही वजह है कि उसकी आत्मा लिम्बो में है। तभी एक विशाल राक्षस पास आता है और बिल्डिंग को नष्ट करना शुरू कर देता है। जेक लड़की को खींचता है और भागता है। दुर्भाग्यवश राक्षस उसे पकड़ लेता है और निगल जाता है। राक्षस के जाने के बाद जेक चान से मिलकर बताता है कि लड़की को नहीं पता था कि वह मर गई। वह याद करता है कि मॉल विस्फोट बहुत बड़ा था और जवाब निकालता है कि वह भी मर चुका है, जिसे चान सही साबित करता है। जेक टूट जाता है और अपने परिवार के बारे में सोचता है। चान समझाता है कि वह एक खोई हुई आत्मा बन गया क्योंकि उसने अपने परिवार पर अपनी नौकरी को प्रायोरिटी दी। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। जेक पृथ्वी पर वापस लौट सकता है अगर वह किसी वेसल का उपयोग करे। जैसे ही जेक और चान शहर में आगे बढ़ते हैं, वे देखते हैं कि एक पंखों वाला राक्षस उनका पीछा कर रहा है। वे एक बिल्डिंग में भागते हैं और वहां और भी राक्षस मिलते हैं। उनका पीछा करने वाला राक्षस ठीक पीछे है। जब राक्षस हमला करता है, चान अपने स्टाफ और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके उन्हें डराता है, जिससे वे पीछा करना बंद कर देते हैं। जेक और चान ऊपर भागते हैं और एक थिएटर में पहुंचते हैं जो राक्षसों से भरा होता है। वे जितनी जल्दी हो सके स्क्रीन के सामने एक विशेष स्थान तक पहुंचते हैं जहां चान एक पोर्टल खोल सकता है। सिर्फ 1 सेकंड में जोड़ी फिजिकल दुनिया में पहुंचती है जहां राक्षस बिना किसी वेसल के उनका पीछा नहीं कर सकते। जेक शीशे में देखता है और पता चलता है कि वह एरिट की मृत शरीर में प्रवेश कर चुका है, जो बहुत दर्दनाक है। चान उसे एक प्राचीन बंदूक और एक खास चाकू देता है। ये दोनों ही हथियार केवल मेक को मारने में सक्षम हैं। इस बीच मेक ने जेक के शरीर पर कब्जा कर लिया है और उसका उपयोग करके होटल के कमरे में प्रवेश करता है जहां प्रैंक है। परिवार उसकी चिंता करता है, लेकिन मेक को उनके साथ बात करना नहीं आता और वह लगातार अपने असली रूप को शीशे में देखता रहता है। लू बहुत सारे सवाल पूछती रहती है तो मेक मॉल से जली हुई गुड़िया निकालता है। अचानक कमरे का फोन बजता है और मेक खुश होकर कॉल उठाता है और नोट्स बनाता है। जब चान और जेक कमरे में प्रवेश करते हैं तो मेक और परिवार गायब हो चुके होते हैं और केवल गुड़िया बची होती है। चान फोन के पास मेक का नोट पाता है, जबकि जेक लू की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनता है। वह खिड़की से देखता है और उसे पूल के पास देखता है। वह तुरंत होटल से बाहर दौड़ता है। प्रैंक और लू उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वे उसे एरिट समझते हैं। इसी भ्रम का फायदा उठाकर मेक जेक को पीछे से मारकर गिरा देता है। फिर मेक जेक को पकड़कर बताता है कि वह उसका जीवन और परिवार चुराएगा। वह उसे बुरा पिता और पति भी कहता है क्योंकि उसने अपने परिवार के बजाय अपनी प्रायोरिटी काम को दी। जेक मेक को गुस्सा दिलाने के लिए अपशब्द कहता है और जैसे ही मेक हिलता है, जेक रास्ता बदलकर बच निकलता है। दोनों के बीच एक भारी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें वे लगातार एक दूसरे को पंच और किक मारते हैं। जब जेक बंदूक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मेक तुरंत उसे छीन लेता है और दोनों पूल में गिर जाते हैं। लड़ाई पानी में भी जारी रहती है। जेक चाकू निकालता है, लेकिन जैसे ही वह मेक को घाव पहुंचाने वाला होता है, प्रैंक जादुई बंदूक लेकर बीच में आती है और दोनों को रोकने को कहती है। दोनों पुरुष दावा करते हैं कि वे असली जेक हैं। प्रैंक समझ नहीं पाती कि क्या करे। लू पूछती है कि वह हमेशा अपने पिताजी के साथ जो प्रॉमिस करती है वह कर सकता है। जेक इसे एरिट की देह का उपयोग करके करता है। प्रैंक बंदूक चलाती है और दुर्भाग्यवश जेक को मार देती है, जिससे वह हिंड्रेंस में लौट जाता है जहां उसकी आत्मा राक्षस द्वारा खा ली जाती है। फिजिकल दुनिया में मेक जेक के शरीर का उपयोग करता रहता है और प्रैंक से बंदूक छीन लेता है। लू जोर देती है कि यह उसका असली पिताजी नहीं है। अचानक दीवार पर रक्त का पोर्टल प्रकट होता है और मेक कहता है कि उन्हें उसका पीछा करना चाहिए। हिंड्रेंस में जेक की आत्मा को चान बचा लेता है, जिसके पास अभी भी होटल में मेक का नोट है। पता चलता है कि मेक विचिंग के संपर्क में रहा है, जिसने उसे नरक के गेट का रिचुअल ढूंढने के निर्देश दिए थे। जोड़ी इन निर्देशों का पालन करती है और जंगल में एक खाली घर ढूंढती है जहां एक बड़ी आग जल रही होती है जो नरक के गेट को चिह्नित करती है। फिजिकल दुनिया में मेक प्रैंक और लू को उसी जगह ले जाता है जहां उसे कई पोजेस्ड कल्टिस्ट्स और एक मास्क्ड स्ट्रेंजर जो कि विचिन है मिलते हैं। चूंकि विशाल राक्षस अभी भी आसपास है, जेक और चान सावधानी से इधर उधर चलते हैं और सही स्थान ढूंढते हैं। चान एक नया पोर्टल खोलता है। विचिन ऊपर तैरता है और लू को मारने की तैयारी करता है ताकि रिचुअल पूरा हो और वह भगवान बन सके, लेकिन जेक उसे रोकता है। लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि कल्टिस्ट्स जेक पर हमला करते हैं। जेक अपने शानदार फाइटिंग स्किल्स और जादुई चाकू का इस्तेमाल करके उन्हें एक एक करके मारता है। मेक भी लड़ाई में शामिल होता है और जेक पर जादुई बंदूक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ वारों के बाद उसे छीन लिया जाता है। लड़ाई जारी रहती है।
प्रैंक कल्टिस्ट से खुद को मुक्त करती है और उसे गिराती है। फिर बंदूक उठाकर लू को बचाने के लिए विचीन की हाथ पर निशाना लगाती है, लेकिन कल्टिस्ट अचानक उस पर हमला करता है और गिरा देता है। प्रैंक जमीन से चाकू उठाती है और उसे गिरा देती है। जेक अपने चाकू को दूसरे आदमी पर फेंकता है जो प्रैंक को पकड़ने वाला था। मेग के पास भी चाकू है और वह लगातार जेक पर वार करता है। प्रैंक बंदूक अपने पति को फेंकती है, जिससे जेक को मेग को मारने का मौका मिलता है। मेग की आत्मा तुरंत हिंड्रेंस में भेजी जाती है, जहां विशाल राक्षस तुरंत उसे खा जाता है। उसके बाद चान विचीन के सामने आता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि जेक पीछे से उसे छुरा मार सके। मरते समय विचीन बताता है कि गेट बंद करने का केवल एक तरीका है, जेक को इसे पार करना होगा। चान समझाता है कि उसने ऑल्टरनेट तरीका ढूंढने की उम्मीद की थी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपनी नियति स्वीकार करते हुए जेक अपने परिवार से अलविदा कहता है और माफी मांगता है कि वह उनके लिए मौजूद नहीं था। वह उनके साथ एक आखिरी बार गले मिलता है। फिर वह ज्वालामुखी गेट की ओर बढ़ता है, जो उसे तुरंत नरक में ले जाता है। जेक का शरीर गेट पर पहुंचते ही जल जाता है और गेट बंद हो जाता है। फिजिकल दुनिया सामान्य हो जाती है। प्रैंक लू को उसकी दादी के घर छोड़ देती है। कुछ समय बाद एक रहस्यमयी महिला अपनी शक्ति का इस्तेमाल गेट पर करती है उसे खोलने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें।